हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपको मेरे YouTube चैनल अवनीश कुमार पे। आज हम लोग बात करेंगे सीबीएसई 12th क्लास के मार्किंग स्कीम पे। आज ही सीबीएसई बोर्ड ने 12th क्लास के मार्किंग स्कीम अनाउंस किए हैं, क्योंकि 12th क्लास का बोर्ड एग्जाम नहीं हो पाया कोरोना महामारी की वजह से। तो 12th क्लास में जो भी बच्चे इस साल गए थे, जो भी बच्चे इस साल पास करने वाले थे या कह सकते हैं जो एग्जाम देने वाले थे, वो किस तरीके से उनका नंबर किस तरीके से आएगा, या कह सकते हैं कि 12th क्लास का रिजल्ट किस तरीके से अनाउंस किया जाएगा। क्योंकि 12th क्लास अगर इंडियन एजुकेशन सिस्टम में देखें तो एक बहुत ही मायने रखता है बहुत जगह पर। चाहे तो आपको अगर अच्छे यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना हो, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में उसका कह सकते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होता है 12th क्लास के मार्क्स के हिसाब से डिफाइन किया जाता है। तो आज जो सीबीएसई बोर्ड ने जो मार्किंग स्कीम का कह सकते हैं जो क्राइटेरिया डिसाइड किया है, जो प्रोसेस डिसाइड किया है, तो उसी पर बात करेंगे और उसको समझेंगे कि कैसे, अगर मान लेते हैं कि कोई स्टूडेंट जानना चाहे, अपना असेसमेंट करना चाहे, अपने रिजल्ट के बारे में सोचना चाहे कि उसके कितने नंबर आए, तो कैसे पता चल सकता है, उस कैसे अपना स्कोर पता कर सकता है। जैसे क्या होता था कि अगर कोई बच्चा 12th क्लास का एग्जाम देता था तो घर पर आकर वो मिलाता था कि भाई 70 नंबर का फिजिक्स का पेपर था तो कितने क्वेश्चन मैंने सही किए, क्या किए, उसके हिसाब से एक अपना असेसमेंट करता था कि भाई 70 नंबर में मेरे 65 नंबर आएंगे, 60 नंबर आएंगे, मैं पास हो जाऊंगा। जो भी है, एक तरह से अपना एक सेल्फ असेसमेंट करता था। बट आज ही जो स्कीम आया है, जो सीबीएसई बोर्ड ने स्कीम लाया है, उसके हिसाब से कैसे कोई भी बच्चा या कोई भी स्टूडेंट जो है किस तरीके से अपना रिजल्ट कर सकते हैं, असेस कर सकता है, तो उसके बारे में हम लोग ध्यान से जानेंगे। तो सबसे पहली बात जो ध्यान देने वाली है कि 12th क्लास का जो रिजल्ट होगा वो कह सकते हैं कि पुराने अच्छे कर्मों और पुराने बुरे कर्मों पर डिपेंड करेगा। कहने का मतलब कि सीबीएसई बोर्ड ने बोला है कि 12th क्लास का जो रिजल्ट है वो 10th क्लास का भी कंट्रीब्यूशन में आएगा, 11th क्लास के भी कंट्रीब्यूशन में आएगा, और जिस क्लास 12th क्लास में थे वहां से भी कुछ ना कुछ क्वेश्चंस रहेगा। तो एक रूल आया है 30, 30 और 40 कि 30% 10th का वेटेज, 30% 11th क्लास का वेटेज और 40% 12th का वेटेज। लेकिन ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो वेटेज है केवल थ्योरी मार्क्स के लिए है, केवल थ्योरी। प्रैक्टिकल का अलग कंसेप्ट है। तो जो थ्योरी में कह सकते हैं कि जिस सब्जेक्ट का थ्योरी का नंबर है वो इस पैटर्न से डिसाइड किया जाएगा 10th, 11th और 12th कि अगर जो कह सकते हैं, अगर हम बात करें सबसे पहले 12th क्लास से, तो 12th क्लास में बोर्ड एग्जाम तो हुए नहीं, तो जो भी जिस समय तक क्लासेस चली हैं या स्कूल का जो भी प्री बोर्ड हुआ हो, यूनिट टेस्ट हुआ हो, उसके आधार पर जो भी उसका परफॉर्मेंस लड़के का रहा होगा, उस छात्र का रहा होगा, तो उस थ्योरी मार्क्स में से केवल 40% वेटेज डिसाइड किया जाएगा यहां पर। उसके बाद बात करते हैं कि 11th क्लास से, तो जब वो 11th क्लास का जो फाइनल एग्जाम दिया होगा तो उसके उस सब्जेक्ट के थ्योरी में जितने नंबर आए होंगे तो उस थ्योरी के 30% नंबर जोड़े जाएंगे। उसी तरह से जब 10th क्लास का है तो 10th क्लास में क्या है कि 10th क्लास के बाद सब्जेक्ट चेंज होता है, क्योंकि अपना अपना स्ट्रीम चेंज होता है। तो यहां पर तो एक सब्जेक्ट का, जैसे मान लेते हैं फिजिक्स की बात कर रहे हैं, तो फिजिक्स के थ्योरी में जो इंटरनल प्री बोर्ड में जो नंबर आया होगा उसका थ्योरी का 40%, 11th क्लास में जब वो होगा तो उसका थ्योरी का, फिजिक्स का थ्योरी का 30%। लेकिन 10th में तो फिजिक्स जैसी चीज थी नहीं, 10th में मैथ था, साइंस था, एसएसटी था, तो उसमें बोला गया है कि उसके जो 5 सब्जेक्ट होंगे, टॉप मेन जो 5 मेन सब्जेक्ट होंगे, उसमें से टॉप 3 सब्जेक्ट का जो उसका स्कोर रहेगा उसका कह सकते हैं कि तीनों का एक वेटेज निकाला जाएगा और उसका 30%, थ्योरी का 30% 10th क्लास का लिया जाएगा। तो इस तरह से 40%, 30%, 30% थ्योरी का हुआ। साथ में जो प्रैक्टिकल है, तो प्रैक्टिकल अगर जहां पर भी हुआ है, नहीं तो इंटरनल असेसमेंट हुआ होगा, तो प्रैक्टिकल उस सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल और इंटरनल असेसमेंट का 12th में जितना नंबर होगा वो एज इट इज नंबर जोड़ दिया जाएगा। जैसा नंबर होगा एज इट इज नंबर जोड़ दिया जाएगा।
तो आप समझ रहे होंगे कि मैंने क्या बताया कि जो किसी भी सब्जेक्ट का अगर उसमें प्रैक्टिकल इंक्लूड है तो 4 चीजों से जोड़कर बनेगा। अगर इसको इस तरह से बात करें, ए, बी, सी और डी, और फाइनल रिजल्ट आएगा ई। ए जो है 10th का 30%, कौन सा 10th का, तो 10th के टॉप 3 सब्जेक्ट का 30% थ्योरी के। बी जो है जिस सब्जेक्ट का है उस सब्जेक्ट में जो 11th क्लास का उसका थ्योरी में मार्क्स होगा उसका 30%। जो सी है उस सब्जेक्ट का 12th क्लास में जो उसका प्री बोर्ड हुआ होगा, यूनिट टेस्ट हुआ होगा स्कूल में, उसका 40%। और डी जो प्रैक्टिकल या इंटरनल असेसमेंट जो हुआ होगा उसका एज इट इज नंबर। ये चारों नंबर को जोड़कर आपका फाइनल उस सब्जेक्ट का रिजल्ट बनेगा। उसको हम लोग और भी किसी एक नंबर से लेकर आपको एग्जांपल देकर समझाएंगे कैसे क्या होगा। अब इसमें आगे बात आती है कि अगर मान लेते हैं कि बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, थोड़ा सा होशियारी करते हैं और फिर क्या करते हैं, अपना स्कूल का एवरेज बनाने के लिए सबको अच्छे नंबर दे दें, तब क्या होगा कि भाई प्रैक्टिकल में सबको पूरे फुल नंबर दे दिए, यहां पर सबको पूरे नंबर दे दिए, तब क्या होगा। तो उसमें सीबीएसई बोर्ड ने बोला है कि कोई भी स्कूल का जो उस सब्जेक्ट का एवरेज रहा है उस स्कूल का लास्ट 3 साल में, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। अगर उस तरह से होती है तो वहां पर स्कूल्स का जो रिजल्ट है वो कह सकते हैं अंडर द स्क्रूटनी जाएगा। उसको चेक किया जाएगा कि वो सही में चीजें ठीक से स्कूल ने फॉलो किया है या नहीं किया है। तो कहने का मतलब कि अगर कोई स्कूल है उसके केमिस्ट्री का एवरेज 92% था, तो इस साल भी उसका जो सारे जितने भी उस स्कूल में 12th क्लास में स्टूडेंट होंगे केमिस्ट्री पेपर के, तो उनका एवरेज भी लगभग इसके आसपास ही होना चाहिए। नीचे हो सकता है, लेकिन अगर उसके ऊपर जाता है देन देयर इज अ क्वेश्चन मार्क, वहां पर क्वेश्चन एराइज हो जाएगा और वहां पर स्क्रूटनी में जाएगा। तो कोई भी स्कूल जो कह सकते हैं कि इस स्कीम का, इस रिजल्ट कह सकते हैं, इस प्रोसेस का गलत फायदा नहीं उठा सकते हैं। तीसरी बात कि ये सारी चीजें स्कूल पर डिपेंड करेगी और इसलिए सीबीएसई बोर्ड ने बोला है कि स्कूल 5 लोगों की एक कमेटी बनाएगी और वो कमेटी ये सारे प्रोसेस को गाइड करेगी, सारे प्रोसेस को कह सकते हैं सुपरवाइज करेगी और उनके सुपरविजन में 12th क्लास का रिजल्ट प्रिपेयर किया जाएगा। और जो डेट बताई गई है सीबीएसई बोर्ड के द्वारा, बोला गया है कि 31 जुलाई से पहले या 31 जुलाई तक सीबीएसई बोर्ड सारे रिजल्ट 12th क्लास के रिजल्ट अनाउंस कर देगी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एग्जाम्पल लेकर कि अगर मान लेते हैं कि किसी स्टूडेंट को अगर अपना नंबर चेक करना है कि भाई उसके किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट में या टोटल 12th बोर्ड में उसके रिजल्ट कैसे रहने वाले हैं, उसके हिसाब से वो आगे डिसाइड करने वाला है, अपनी प्री प्लानिंग करने वाला है कि भाई हमको डीयू में एडमिशन लेना है, बीएचयू में एडमिशन लेना है, किसी स्टेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, उससे जेई मेन में कह सकते हैं कि उसका कितना चांस है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पार हो रहा है या नहीं हो रहा है, जेई एडवांस में क्राइटेरिया पार हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो देखिए हम एग्जाम्पल लेते हैं कि एग्जाम्पल ऐसे लेते हैं कि अगर मान लेते हैं कि एक एग्जाम्पल लेने के लिए फॉर्म लेते हैं कि अगर किसी बच्चे का सब जगह पर 80 नंबर है, सब जगह पर 80 नंबर कहने का मतलब कि 10th में भी उसका 80 नंबर है किसी पेपर में, 11th में भी उसका 80 नंबर है, 12th के थ्योरी में भी उसका 80 नंबर है, तब कैसे उसका रिजल्ट बनेगा। तो इसका 30% जो होगा, 80 नंबर का 30% जो होगा 24, इसका 24, यहां पर आ गए 32। और मान लीजिए कि 80 नंबर है तो इसका 80 नंबर इसलिए मानकर चल रहे हैं कि मान लेते हैं कि फुल में फुल मार्क्स है, ठीक है, मैथ के पेपर में मान लीजिए कि फुल में फुल मार्क्स है, तो यहां पर इसके प्रैक्टिकल में है 20 मार्क्स। इसके प्रैक्टिकल में कितने हो गए, इसके प्रैक्टिकल में आया है या इंटरनल असेसमेंट में आया 20 मार्क्स। तब क्या होगा कि 24 एज इट इज यहां पर काउंट में चला जाएगा, 24 एज इट इज काउंट में चला जाएगा। 12th क्लास का जो मार्क्स है ये दोनों ऐड होकर एक काउंट में जाएगा और यहां पर बन जाएंगे 52। अब देखेंगे कि टोटल अगर नंबर देखें तो टोटल नंबर कितने हो गए, तो 50, 20, 70, 20, 90, 4, 4, 8, 2, 10। तो अगर फुल मार्क्स है तो यहां पर भी आपको
उसको 100 में 100 आ गया उस सब्जेक्ट में। लेकिन अगर एग्जाम्पल ऐसा ले कि अगर किसी का 10th क्लास में किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट में या टॉप 3 सब्जेक्ट में जो है 80% नंबर है, तो 80% नंबर है, यहां पर कह सकते हैं हम ब्रैकेट में लिख रहे हैं कि वो कितना नंबर लाया, तो 10th क्लास में टॉप 3 में उसके 80% नंबर थे। यहां पर भी कह सकते हैं कि 80% नंबर थे, ठीक है। तो यहां पर 80% नंबर थे, ठीक है। यहां पर मान लीजिए कि उसके थ्योरी में 70 नंबर, ठीक है, तो 70 नंबर थे, तो 70 में कितना हो गया 21। यहां पर अगर 40 है तो यहां पर समझिए कि उसके थ्योरी में जो थे, थ्योरी में 70 नंबर थे, तो थ्योरी में 70 नंबर थे, तो आ गया कितना 28, ठीक है। तो यहां पर 80 नंबर था, यहां पर 70, यहां पर 70, और यहां पर मान लेते हैं कि इसके प्रैक्टिकल में पूरे के पूरे नंबर आ गए। तो यहां पर क्या होगा कि 24 प्लस 21, अब इसको ले जाइए तो यहां पर आपका 24 एज इट इज चला गया, 21 एज इट इज चला गया, और ये दोनों ऐड होकर चला गया 48। तो इसके नंबर हो जाएंगे कितने, तो अगर आप जोड़ेंगे, ठीक है, तो 4 2 6 2 8 1 9, तो इसके नंबर आ गए 93। तो उस पार्टिकुलर सब्जेक्ट में उसका नंबर आएगा 93। अब थोड़ा सा समझने वाली बात यह है कि जैसे 10th क्लास में जो हमने बताया कि 3 टॉप सब्जेक्ट के नंबर लेने हैं, तो 3 टॉप सब्जेक्ट का नंबर किस में जोड़ा जाएगा, तो उसका कह सकते हैं उसका जो एवरेज है वो सारे सब्जेक्ट में जोड़ा जाएगा। कि अगर हम बात करते हैं किसी का PCMHE है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हिंदी इंग्लिश है, तो इसका जो टॉप 3 सब्जेक्ट का जो एवरेज है, ठीक है, ये फिजिक्स में भी जोड़ा जाएगा, केमिस्ट्री में भी जोड़ा जाएगा, मैथ में भी जोड़ा जाएगा, हिंदी में भी जोड़ा जाएगा, इंग्लिश में भी जोड़ा जाएगा। लेकिन 11th क्लास में सेम सब्जेक्ट का नंबर जोड़ा जाएगा, 12th क्लास में सेम सब्जेक्ट का नंबर जोड़ा जाएगा, और इस तरह से उसका रिजल्ट निकाला जाएगा। तो आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से, उसी तरह से आप अपना सारे सब्जेक्ट का आप नंबर निकालें और उसके हिसाब से आप खुश हो दुखी हो, वो आप पर डिपेंड करता है। दूसरी बात कि यहां पर पुराने पापों का कह सकते हैं यहीं पर फल मिलने वाला, जैसे बोला जाता है ना कि जो भी आप बुरे कर्म करते हैं इसी जिंदगी में भुगतना है, वो इस बार सीबीएसई बोर्ड ने लागू कर दिया है। कि जैसे बहुत सारे लोग बोलते थे 11th इज अ रेस्ट ईयर, ठीक है, तो उसके लिए क्या हो गया 11th इज अ रेस्ट ईयर और लाइफ इज अ वेस्ट ईयर हो गया, ठीक है। वेस्ट मतलब ए वाला, कचरा वाला, कि जिंदगी हो गई आपकी बेकार, ठीक है। बहुत सारे लोग सोचते थे कि 11th सोते हैं, 10th सोते हैं, सीधा 12th में फोड़ेंगे, ठीक है, तो उनके लिए ये सब चीजें काम नहीं करेगी इस बार। दूसरी बात कि अगर आपको लगता है कि नहीं आपके साथ भाई नाइंसाफी हो गई, आपका तो भाई सब कुछ 12th के हिसाब से आपने बस तैयारी की थी, 11th और 10th पर आपने ध्यान नहीं दिया था, तो अगर आपको ऐसा लगता है तो सीबीएसई बोर्ड आपको पूरा मौका देगी। जब स्थिति सुधरेगी तो आप ऑफलाइन एग्जाम जाकर दे सकते हैं, भले ही आप एग्जामिनेशन हॉल में अकेले हो, लेकिन आप आराम से एग्जाम जाकर दीजिएगा, और उससे आपको क्या फायदा होगा क्या नुकसान होगा वो आपको सोचने की चीज है। तो आपको ये भी समझ में आया कि कोई जरूरी नहीं है कि जो आपको यहां से रिजल्ट स्कूल दे आप उसको आप सीधा सा मान लें, उसी को आप एक्सेप्ट कर लें, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपके साथ नाइंसाफी हुई है तो आप आराम से, जब स्थिति सुधरेगी तो बोर्ड आपके लिए एग्जाम कंडक्ट करेगी और आप आराम से एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन उस स्थिति में जब अगर आप ऑफलाइन एग्जाम देंगे तो जो रिजल्ट वहां से आएगा वही रिजल्ट फाइनल होगा। वहां पर आप ये नहीं बोलेंगे भाई मुझे पुराना वाला ही रिजल्ट दे दो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आप सोच समझकर डिसीजन लें कि भाई आपको ऑफलाइन एग्जाम देना है या जो रिजल्ट निकाला जा रहा है उसी पर संतुष्ट होना है। तो आपको समझ में आया होगा, उसके हिसाब से आप लोग अपना अपना रिजल्ट निकालिए। जिसको जिसको लड्डू बांटना है लड्डू बांटिए, जिसको अपना कह सकते हैं कि दुखी होना है, आपको किसी को कोसना है, आपको जो करना है आप इसके हिसाब से, जो 31 जुलाई का इंतजार मत कीजिए, 31 जुलाई के पहले अपना रिजल्ट निकाल लीजिए और उसके हिसाब से खुश रहिए, दुखी रहिए, जो है उसके हिसाब से आप डिसीजन लेने के लिए रेडी है। तो आज के लिए बस इतना ही, और इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए अगर आपको लग रहा कि जो हमारे चैनल के थ्रू अच्छी बातें बताई जा रही है
तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें, ताकि कोई भी वीडियो अगर अपलोड होती है तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उस वीडियो को देख सकें और उससे मदद ले सकें और जिंदगी में कुछ अच्छा कर सकें। धन्यवाद।